स्वागत है आप सभी का डी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस हंड्रेड में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सबसे बड़ी खबरों को बिल्कुल एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस न्यूज़ की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि ये विशेष बुलेटिन है जहां हम आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। मैं शहला निगार, आप आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केरल में तिरुवनंतपुरम में आज से भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की होगी शुरुआत। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में सभी तक सुरक्षित, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपकरण पहुंचाने पर होगा फोकस। आपात स्थिति और दवाओं के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर भी होगी चर्चा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन पिछले साल 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के दौरान किया गया और दूसरे चरण का आयोजन 8 से 28 जनवरी के दौरान किया जाएगा। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। इस खेल महाकुंभ के दौरान निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली बनाना जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। इसके जरिए युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का अवसर और मंच मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा में द्विपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और कई प्रमुख भारत समर्थित परियोजनाएं भी शुरू होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल मुंबई में मेट्रो की लाइन 2A और 7 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल कर्नाटक में यादगिरी और कलबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे। पीएम यादगिरी जिले में सिंचाई, पेयजल और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं से अपने जीवन का क्षण क्षण भारत की विकास गाथा में लगाने का आह्वान किया। कहा, इस अमृतकाल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करने के साथ ही देश को तेजी से आगे ले जाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बोहरा, पसमानदा और सिख अल्पसंख्यक सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचने और बगैर किसी चुनावी लाभ की लालसा के उनके लिए काम करने का आह्वान किया।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद की कार्य समूह की पहली बैठक पुणे में संपन्न हुई। बैठक में समावेशी दीर्घकालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय के भविष्य के शहरों को वित्तीय मदद के संबंध में चर्चा की गई। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। केन्या दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजधानी नैरोबी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने केन्या में चल रहे भारतीय समुदाय से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देने को कहा। रिवर क्रूज MV गंगा विलास के विदेशी सैलानियों ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर और बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया। विदेशी सैलानियों ने बिहार म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। सैलानियों ने संग्रहालय में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को भी देखा। गोलघर का भ्रमण करने के बाद सैलानियों ने कहा कि वो यहां आकर बहुत खुश हुए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में मत्स्य पालन विभाग ने सागर परिक्रमा चरण के लिए योजना बैठक आयोजित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सागर परिक्रमा गीत का मराठी संस्करण लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश किए गए प्रशासनिक सुधारों से कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण बना। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नीलाक्षी साहा सिन्हा को आर्मेनिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नीलाक्षी साहा सिन्हा प्रधानमंत्री के साथ कई विदेशी दौरों पर जा चुकी हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की 4 सदस्यीय टीम आज से वियतनाम के हानोई से 6 देशों के साइकिलिंग अभियान की शुरुआत करेगी। ये टीम आगामी 8 मार्च को सिंगापुर में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले 50 दिन में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया होते हुए करीब 5300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में क्लैशनिकोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, सुरक्षा की दृष्टि से उठाए जा रहे हैं आवश्यक कदम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के शोपियां में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारत की ओर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत सरकार किसानों की मदद करके कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। भारत ने विकसित देशों से आह्वान किया है कि वो विकासशील देशों के लोगों के लिए खाद्य प्रणालियों में बदलाव करें। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना आधिकारिक रूप से बहाल। हिमाचल सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना की जारी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ अमेरिकी कंपनी गूगल की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई। सीसीआई ने अक्टूबर 2022 में गूगल की सहायक कंपनी एंड्रॉयड इंक पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर चुनाव आयोग के समक्ष कल हुई सुनवाई में नहीं हो सका कोई फैसला। चुनाव आयोग के समक्ष इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी धर्म के लोगों को राज्य में उनकी आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाली। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना टीका कोवैक्स को वयस्कों के लिए हेटेरोलॉगस बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उस मीडिया रिपोर्ट को गलत करार दिया है जिसमें दावा किया गया था कि एक आरटीआई के जवाब में आईसीएमआर और केंद्रीय औषधि
मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 टीकों से होने वाले दुष्प्रभावों की बात को स्वीकार किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रशासन की टीम ने कई इलाकों का दौरा कर असुरक्षित इलाकों का सर्वे किया। जोशीमठ में असुरक्षित घरों और होटलों को ध्वस्त करने का कार्य जारी है। उत्तराखंड में चीन सीमा के पास ऊंचाई वाले पहाड़ों में तैनात भारतीय सेना के जवान भी जोशीमठ में राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने जोशीमठ, चमोली और पिथौरागढ़ में आगामी 19, 20, 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। कोहरे से मिली कुछ राहत, लेकिन ठंड अभी भी ले रही है इम्तिहान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत 3 और कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए। सफल बोली लगाने वाले के प्रतिनिधियों को अपर सचिव से आवंटन आदेश प्राप्त हुए। इसके साथ ही वाणिज्यिक खनन के तहत सालाना 8.9 करोड़ टन की अधिकतम क्षमता वाली 48 कोयला खदानों को अब तक आवंटन आदेश प्राप्त हुए हैं। बर्जर पेंट्स लिमिटेड नए विनिर्माण संयंत्र को स्थापित करने के लिए ओडिशा में जमीन की तलाश कर रही है। इसके साथ ही कंपनी लखनऊ के पास 1000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित पेंट विनिर्माण संयंत्र को भी जल्द चालू करने की तैयारी में है। खान मंत्रालय ने बताया कि देश का खनिज उत्पादन नवंबर 2022 में सालाना आधार पर 9.7% बढ़ा है। भारतीय खान ब्यूरो के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान कुल वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.7% रही। वित्त मंत्रालय ने जनधन, मुद्रा, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम स्वनिधि समेत विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने के मामले में भारत के चीन की जगह ले लेने के बारे में सोचना अपरिपक्वता होगी, लेकिन आगे चलकर स्थिति बदल भी सकती है। अडानी समूह ने कहा कि वो खनन क्षेत्र से जुड़े परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रकों को तैनात करेगा। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा कि अधिक समावेशी, सतत, किफायती और सुरक्षित वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की ओर बदलाव अनिवार्य है। भारतीय रेलवे द्वारा देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनसीआर के 1 और बिहार के 3 रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड किया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी खबरें हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सेकेंडरी मार्केट कारोबार के लिए नई भुगतान प्रणाली अपनाने की प्रस्तावित व्यवस्था का ब्यौरा जारी किया है। भारत का वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार कैलेंडर वर्ष 2022 में 1 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। इसमें से 450 अरब डॉलर का निर्यात और 723 अरब डॉलर का आयात है। गूगल भारत के बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पेटीएम या फोन पे के सामान जो आप दुकान पर देखते हैं, जो किए गए डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है। सरकार ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर विंडफॉल टैक्स में संशोधन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर आगाह किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के अधिग्रहण और शेयरधारिता से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन राज्य में करीब 45,900 करोड़ रुपए के निवेश का विभिन्न कंपनियों से करार होने का दावा किया। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने उत्तर प्रदेश के बरेली समेत देश के 16 और शहरों में अपना 2G, 5G सर्विस लॉन्च की है। क्रूजर बाइक्स की दिग्गज हार्ले डेविडसन की पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड बनाने की तैयारी है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनी पेप्सिको हैदराबाद में अपने परिचालन का विस्तार करने और अगले 1.5 साल के भीतर 1 से 200 कर्मचारियों को जोड़ने की योजना बना रही है। ब्राजील में महाभियोजक के कार्यालय ने कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नए आरोप तय किए हैं, जिन्होंने अक्टूबर के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की हार के विरोध में सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था। ब्राजील महाभियोजक ने अनुरोध किया कि कांग्रेस में तोड़फोड़ करने वाले 39 प्रतिवादियों को एक निवारक उपाय के रूप में कैद किया जाए और उनकी 7.7 मिलियन डॉलर की संपत्ति को नुकसान की भरपाई के तौर पर जब्त किया जाए। वियतनाम में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच राष्ट्रपति गुयेन जुआन फोक ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया। के नियंत्रण में अधिकारियों द्वारा उल्लंघन और गलत काम करने का आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दिया। फुक पर जब अपने मंत्रियों के जरिए गैर कानूनी काम करने के आरोप लगे तो भी कई मंत्रियों को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री फुक ने 2021 से राष्ट्रपति का पद संभाला था। 69 वर्षीय फुक ने 2016 से अप्रैल 2021 तक वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, जब वो राष्ट्रपति चुने गए। नाटो ने रूसी गतिविधि पर नजर रखने के लिए रोमानिया में निगरानी विमानों को तैनात किया। रोमानिया में अस्थायी रूप से तैनात नाटो के 3 निगरानी विमानों में से कुछ बुखारेस्ट के पास एक हवाई ठिकाने पर पहुंच गए हैं, जहां से वो रूसी सैन्य गतिविधि पर नजर रखेंगे। सैन्य गठबंधन के पूर्वी हिस्से को मजबूत करने के लिए नाटो ने एक कदम उठाया है। नाटो ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वो जर्मन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम निगरानी विमानों को तैनात करेंगे, जहां से वो टोही उड़ाने शुरू करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को डच प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात की। प्रेस वार्ता में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने पर चर्चा की और चीन के लिए अर्धचालक प्रतिबंधों के बारे में बात की। व्हाइट हाउस ने बताया कि उसे सियामक नमाजी से राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र मिला है, जो ईरानी अमेरिकी जासूसी के आरोप में 7 साल से अधिक समय से ईरान में कैद है।
प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी सरकार उनकी और ईरान में गलत तरीके से हिरासत में लिए गए अन्य अमेरिकी नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है। सियामक नवाजी ईरान में 7 साल से अधिक समय तक जासूसी के आरोप में कैद रहे, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल कहा कि उन्हें पेन बिडेन सेंटर में ले जाए गए किसी भी वर्गीकृत दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दस्तावेजों के बारे में पूछे जाने पर ब्लिंकन ने कहा कि मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि पेन बिडेन सेंटर में कोई सरकारी रिकॉर्ड ले जाया गया है। मुझे उस समय इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो न्याय विभाग की समीक्षा में पूरा सहयोग करेंगे। पश्चिमी जर्मनी में स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को कोयला खदान को लेकर प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि ग्रेटा थनबर्ग सहित अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जलवायु कार्यकर्ता की पहचान होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग पश्चिमी जर्मनी में एक गांव में कोयले की खदान के विस्तार को लेकर विरोध कर रही थी। गार्ड नेवी ने को फारस की खाड़ी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया। सैन्य अभ्यास के फुटेज में मिसाइलों को जहाजों और जमीन से लॉन्च किया गया। ये स्पष्ट नहीं था कि फुटेज कब और कहां फिल्माया गया था। बोरिस पिस्टोरियस जर्मनी के नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने बयान जारी कर खुद इस बात की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले माह 5 और 6 फरवरी को चीन की यात्रा पर जाएंगे। वर्ष 2022 को अब तक के 5वें सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है। ये दावा नासा के एक विश्लेषक ने किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कल होने वाले पहले मुकाबले से पहले ईशान किशन को लेकर अटकलों का विराम दे दिया है। रोहित शर्मा ने कहा है कि ईशान मध्य क्रम में बल्लेबाजी करेंगे। श्रेयस अय्यर पीठ की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से शुरू हो रहे आगामी 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह रजत पाटीदार को नामित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ किया है आगाज। पहले दौर में जोकोविच ने स्पेन के आर कार्बोले बेना को सीधे सेट्स में हराया। ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरे ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहले दौर में जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बना ली है। एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में एंडी मरे ने मेटेओ बेरेटिनी को मात दी। रूस के टेनिस खिलाड़ी एंड्री रूबलेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगले दौर में जगह बना ली है। पहले राउंड में रूबलेव ने डोमिनिक थीम को हराया। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी पहली बार एक साथ लव रंजन की फिल्म तू झूठी है तो मैं मक्कार में नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर लगातार हो रही चर्चाओं के बीच पठान पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पठान की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी। जैकी श्रॉफ की नई फिल्म कोटेशन गैंग का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ट्रेलर में जैकी श्रॉफ खतरनाक अवतार में दिख रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता दिया मिर्जा जल्दी ही आगामी फिल्म धक धक में नजर आएंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म फराज के निर्देशक और निर्माताओं से दोनों पीड़ितों की माताओं के साथ अपने विवादों पर चर्चा करने और उन्हें सुलझाने को कहा। माता वासनवाला अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सिनेमा मरते दम तक लेकर आ रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा और सोहम शाह स्टारर सीरीज दहाड़ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में आगामी संस्करण में दिखाई जाएगी।
अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इंदौर में 2.5 एकड़ जमीन पर बनी कोकिलाबेन अस्पताल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को नासिक जिले के सिन्नर तहसील के तहसीलदार ने भूमि पर बकाया मामले में नोटिस जारी किया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की चर्चित वेब सीरीज स्टार वॉर्स द मंडलोरियन का नया सीजन 1 मार्च को हिंदी और इंग्लिश में OTT पर रिलीज किया जाएगा। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।